हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग का एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है ब्रेन टीजर बायोलॉजी के थ्रू। इस चैनल पे आपको सारी कंटेंट यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। 11th एंड 12th का पूरा बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यहाँ पे कोई चार्जेस इसका नहीं लगेगा। आप यहाँ से पढ़ के नीट का तैयारी, बोर्ड का तैयारी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस सब का तैयारी यहाँ से पढ़ के आप कर सकते हैं आसानी से। ज़्यादा फोकस आपके लिए यहाँ पे रहेगा नीट के ऊपर, ठीक है। जो सभी स्टूडेंट्स का चाहत होता है नीट निकालना, MBBS में एडमिशन लेना, इसी पे फोकस करेंगे हम लोग। और पूरा का पूरा 11th-12th का बायोलॉजी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इस इंट्रोडक्शन में आपको बायोलॉजी का पूरा जानकारी दिया जाएगा। बायोलॉजी को किस वे में पढ़ना है, 11th में कितना चैप्टर है बायोलॉजी में, 12th का कितना चैप्टर है, इस पे बात करेंगे, चर्चा इस पे चलेगा। और बायोलॉजी को समझना कैसे है, बायोलॉजी का आधार क्या है, सबसे पहले इसी पे बात करेंगे। देखिए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, पहले ये बात करते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो प्लस लॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है पूरा का पूरा बायोलॉजी। बायो का मीन्स होता है लाइफ, आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि बायो का मीन्स होता है लाइफ। और लॉजी, ये लॉजी जो है लोगस वर्ड से आया है, LOGOUS, लोगस वर्ड से आया है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। जहाँ पे हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, जिस एरिया में, जिस ब्रांच में हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी क्या हो जाएगा, अ ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड लिविंग बींग्स। बायोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं लाइफ और लिविंग बींग्स के बारे में। अब यहाँ पे बायोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पूरा का पूरा जो बायोलॉजी है इसको दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है इसका बॉटनी, एक पार्ट है इसका बॉटनी और एक पार्ट है इसका जूलॉजी। बायोलॉजी का दो पार्ट है हमारे पास, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जो है यहाँ पे हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट प्लांट्स। बॉटनी जो पोर्शन होगा हमारा, वहाँ पे हम लोग स्टडी अबाउट प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग वहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट एनिमल्स। अब ये देखिए जूलॉजी जो है यहाँ पे भी दो वर्ड मिल रहा है हमको, जू प्लस लॉजी। जू का मतलब आप लोग जानते होंगे, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर हम लोग किस चीज को देखने के लिए जाते हैं, चिड़ियाघर हम लोग जाते हैं एनिमल्स को देखने के लिए। तो जू का मतलब क्या हो जाता है, जू का मतलब हो जाता है एनिमल्स। जू का मतलब होता है एनिमल्स। और लोगस का मतलब अभी बताएं, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। हम लोग जब एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जूलॉजी। हम लोग जूलॉजी में क्या करेंगे, एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। और बॉटनी में किसके बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये बायोलॉजी का दो पार्ट है। अब इसके बारे में जब बायोलॉजी का जब नाम सुने हैं, ये भी जान रहे हैं कि बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ये भी जब जान रहे हैं तो ये भी जान ले कि बायोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कहने का मीन्स ये है कि सर्वप्रथम बायोलॉजी के बारे में किसने जानने का कोशिश किया था, उनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। आप लोग को पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरिस्टोटल के माना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है, अरिस्टोटल को माना जाता है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दे, नीचे लिख लेते हैं जूलॉजी वाला, जू और लॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी।
बात कर रहे थे बायोलॉजी के फादर के बारे में। बायोलॉजी के फादर किनको माना जाता है? अरिस्टोटल को माना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी ये अरिस्टोटल है, ठीक है। बॉटनी के फादर जो हैं वो अरिस्टोटल के ही स्टूडेंट्स रहे होंगे, उनका नाम है थियोफ्रास्टस। इनके फादर जो हैं वो थियोफ्रास्टस हैं, थियोफ्रास्टस। और जूलॉजी का फादर माना जाता है, जूलॉजी का फादर माना जाता है वही अरिस्टोटल को ही। जूलॉजी का फादर भी अरिस्टोटल को ही माना जाता है। तो हमने देखा कि बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन हमने देखा, पूरा का पूरा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा हमने। 11th-12th में का पूरा बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने क्या देखा कि बायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग बीइंग और लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का दो पार्ट है, कौन कौन सा? बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी के पहले पार्ट में बॉटनी वाले पोर्शन में हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे और जूलॉजी वाले पोर्शन में हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे 11th में कितना टॉपिक है और 12th में कितना टॉपिक है, मतलब 11th में टोटल कितना चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, और 12th में कितना चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, इस बात पे चर्चा करेंगे। चलो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हम इसको इसके बाद इरेज करते हैं। उम्मीद है कि नोट हो गया होगा। अब इरेज करते हैं। आप लोगों को ये जर्नी कंप्लीट करनी होगी हमारे साथ, तभी आप लोग हमसे लाभ ले पाएंगे। ब्रेन टीचर बायोलॉजी को जर्नी कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत ही आप हमारे वीडियो को देख के सारा का सारा नॉलेज एक्वायर कर सकें। चलिए बात करते हैं हम लोग 11th में कितना चैप्टर्स है और 12th में कितना चैप्टर है। टोटल हम लोग को कितना पढ़ना पड़ेगा, मतलब हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ेगा पूरे जर्नी में, वो सब हम लोग आज सीख लेंगे कि कितना जर्नी में हमको मेहनत करना पड़ेगा। टोटल कितना चैप्टर्स है 11th का और कितना चैप्टर्स है 12th का। देखिए टोटल 11th में जो हम लोग को पढ़ना है, 11th में टोटल हम लोग को यूनिट वाइज पहले जान लेते हैं। 11th में यूनिट है 5। टोटल कितना यूनिट है? 5 यूनिट है टोटल। 5 यूनिट मिला के और चैप्टर्स, टोटल चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा 5 यूनिट में। 5 यूनिट में टोटल चैप्टर आपका 22 चैप्टर है। इन पूरे 11th में टोटल कितना यूनिट है? 5 यूनिट है और उस 5 यूनिट में टोटल 22 चैप्टर है। और 12th का बात करें तो 12th में भी 5 यूनिट है। 12th में भी टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट में टोटल चैप्टर है यहाँ पे 16। टोटल 16 चैप्टर है यहाँ पे। 11th का 5 यूनिट कितना चैप्टर है? 22 चैप्टर और 12th का 5 यूनिट टोटल 16 चैप्टर, मतलब मिला जुला के हम लोग को टोटल 38 चैप्टर्स पढ़ना होगा। पूरा अगर जर्नी कंप्लीट करना है तो ये 38 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना होगा और जर्नी के साथ साथ ये हम टोटल कंप्लीट करेंगे। हमारे जर्नी में ये टोटल चैप्टर कंप्लीट होगा और जो भी कंप्लीट करेंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपसे कोई चार्जेस इसके लिए नहीं लिया जाएगा, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देख लेते हैं कि टोटल 11th में यूनिट 5 यूनिट जो है उसमें 22 चैप्टर कौन कौन से है। 5 यूनिट कौन कौन से है, पहले यूनिट के बारे में जानते हैं और हर यूनिट में कितना कितना चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है। पहला यूनिट है 11th का, 11th क्लास का पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। पहला यूनिट है 11th का डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसके पहले यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर है पहला यूनिट में? 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है इसका द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर इसका है द लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, और फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। अब बोलोगे सर ये सब क्यों लिखवा रहे हैं आप, ये सब तो किताब में होगा ही। भाई साहब किताब अगर पढ़ते तो हमको पढ़ाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। पढ़ाने का अगर जरूरत ही पड़ता तो सिर्फ समझाने के लिए। आप लोग किताब मतलब कि कभी कभी होता है ऐसा आप लोग के साथ कि किताब नहीं देख पाते हैं, या फिर घर पे नहीं रहते हैं तो किताब हमारे पास नहीं रहता है, या फिर बहुत से ऐसे ही बच्चे होते हैं जो किताब देखते ही नहीं है, निकालते ही नहीं है। तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं यहीं पे कि पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे नाम बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग के माइंड में ये स्ट्राइक करता रहे कि कितना चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है। द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, आज का चैप्टर होगा हमारा द लिविंग वर्ल्ड, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड में हम लोग लाइफ के बारे में जानेंगे, लाइफ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देखेंगे, पूरे लाइफ को क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे। अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उनको क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे। और प्लांट किंगडम में हम लोग देखेंगे प्लांट्स के बारे में, जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। एनिमल किंगडम में हम लोग देखेंगे सारे एनिमल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 पे आते हैं, 11th का यूनिट 2। यूनिट 2 है इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है। इसमें आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में टोटल आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है इसका पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर कितना हो जाएगा 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर 7 है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और चैप्टर 8 है, अच्छा ये यूनिट खत्म हो गया, 3 यूनिट। और यूनिट 2 में 3 चैप्टर पढ़ना था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखिए सारे चैप्टर्स का मतलब मैं बता सकता हूँ, अभी सारे चैप्टर्स का मतलब मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सारे चैप्टर्स का पहले नाम लिख लें, उसके बाद एक एक करके सबका मतलब जानेंगे कि हर चैप्टर में हम लोग को करना क्या क्या है। पूरे इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है सबके बारे में बता देंगे। आज ही पता चल जाएगा कि हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ेगा, किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग को चिंतित होने का जरा भी जरूरत नहीं है, जो भी लेवल हो, जितना भी पढ़ना पड़े, सारा मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा आप लोग को। यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 आपके क्लास का यूनिट 3 है। इस यूनिट में आप लोग को पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें आपका चैप्टर, पहला चैप्टर है इस यूनिट का, जो कि चैप्टर 8 होगा पूरे हमारे सिलेबस का। इस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें दूसरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 9 है इसका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बच्चों को सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है ये, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, और बोरिंग भी नहीं लगेगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा सारा का सारा चैप्टर्स का हर एक कंटेंट।
और इसका नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन, सेल साइकिल एंड डिवीजन। नेक्स्ट यूनिट आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 जो है ये हमारा सबसे हॉट टॉपिक होता है प्लांट फिजियोलॉजी। इसको पढ़ने में बच्चों की जान निकलती है, लेकिन आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। जब हमारे साथ जर्नी पे निकले हैं तो जर्नी में कोई कठिनाई नहीं आए, इसका ध्यान हम खुद रखेंगे, ठीक है। तो इस जर्नी में प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ना होता है। हमारा जो यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी का है इसमें टोटल कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर है, जिसमें से पहला इसका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पहला चैप्टर कौन सा है इसका? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो यहाँ पे चैप्टर कितना हो जाएगा? 11, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सबका मतलब अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, यहीं पे सबका मतलब क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसका दूसरा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। और इस यूनिट का तीसरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फिर नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट चैप्टर है इसका ग्रोथ, नेक्स्ट चैप्टर इसका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसका अगला चैप्टर है जो है 5 चैप्टर हो गया टोटल इस यूनिट का। प्लांट फिजियोलॉजी का टोटल 5 चैप्टर हो गया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आएगा, नेक्स्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और अच्छे से समझ में भी आता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एनिमेशंस के थ्रू उसको दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि क्या क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन बॉडीज के अंदर क्या क्या होता है, ये भी दिखाने का आप लोग को प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बोर्ड पे इतना ही अट रहा है, इसके बाद फिर मिटाना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें टोटल 7 चैप्टर है, सबसे ज़्यादा चैप्टर उसी यूनिट में है, टोटल 7 चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। उसको नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। अभी पहले इतना समझ लेते हैं कि इसमें में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हम लोग को पढ़ना है पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग को देखना है लाइफ के बारे में, लाइफ क्या होता है, लाइफ का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्राइटेरिया क्या क्या होता है लाइफ का, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लाइफ को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा ना, लाइफ को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा वो भी हम यहीं पे देख लेंगे द लिविंग वर्ल्ड के अंदर। और दूसरा जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग को देखेंगे ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन, बेसिस देखेंगे यहाँ पे किस बेसिस पे डिवाइड कराया जाएगा, और ऑर्गेनिज्म का डिवीजन देखेंगे कहाँ पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और उसका थोड़ा सा बेसिस भी देख लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि किस बेसिस पे वो डिवीजन किया गया है, ठीक है। टोटल जो 5 किंगडम होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि एनिमल्स को टोटल 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, और वो 5 किंगडम यहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम के बारे में जानेंगे, और बाकी का 2 किंगडम का अलग अलग चैप्टर हम लोग के पास है, जैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में टोटल प्लांट्स के बारे में जानेंगे, और एनिमल किंगडम में टोटल एनिमल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यूनिट 2 जो है यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं, किसमें, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। यूनिट 2 बता रहा है कि यहाँ पे हम लोग को क्या जानना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जानना है, मतलब बॉडी का बनावट, बॉडी का संरचना जानना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी का बनावट, बॉडी का संरचना, ठीक है। अब यहाँ पे इस यूनिट का जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। देखिए मॉर्फोलॉजी जो वर्ड है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है
बॉडी का बाहर का संरचना, बॉडी के बाहर का संरचना के बारे में जब स्टडी करते हैं ना तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट के बाहर के संरचना के बारे में जानेंगे उस कौन से चैप्टर में? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल बॉडी पार्ट्स। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट के इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या क्या हैं, मतलब बॉडी के इंटरनल में क्या क्या होते हैं। जैसे प्लांट के सेल्स के बारे में जानेंगे, प्लांट के टिश्यूज के बारे में जानेंगे, रूट के अंदर कैसा टिश्यूज होता है, शूट के अंदर कैसा टिश्यूज होता है, वो कहाँ जानेंगे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में जानना है। इसमें जो है यूनिट 2 में 2 चैप्टर हम लोग को प्लांट्स के बारे में दिया गया है और 1 चैप्टर हम लोग को एनिमल्स के बारे में दिया गया है। तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है इसमें हम लोग अपने बारे में जानेंगे। हम लोग के बॉडी के अंदर कौन कौन सा टिश्यू पाया जाता है, किस प्रकार का, कौन कौन सा टिश्यू किस प्रकार के ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, वो सब जानेंगे कहाँ पे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। ठीक है, और यहाँ पे जानना है हम लोग को नेक्स्ट यूनिट में क्या है? नेक्स्ट यूनिट है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेरे हिसाब से ये चैप्टर आप लोग को पहले ही पढ़ा देना चाहिए, लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है, एनसीईआरटी हमारे जो भी सब वही है, गीता भागवत पुराण सब वही है हमारे लिए, एनसीईआरटी ही। तो एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हम ना तोड़ते हुए हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस के बेसिस पे ही पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। जिस तरह से एनसीईआरटी सीक्वेंस बनाया है उस वे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा उसके सीक्वेंस को हम इधर उधर मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस में जो यूनिट 3 है उस यूनिट में दिया गया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट के जो 3 चैप्टर है उसमें सेल्स के बारे में पढ़ना है। सेल होता क्या है, सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, सेल का डिस्कवरी कब हुआ था, सेल के लिए क्या क्या थ्योरी बनी है, वो किसमें पढ़ना है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। चैप्टर नंबर 8 है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप लोग बचपन में भी पढ़ते होंगे, 5 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा। सेल के बारे में 6th क्लास से पढ़ना होता है। 6th क्लास से हम लोग को बताया जाता है कि सेल कैसा होता है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें, नहीं पढ़े हैं तो भी सारा यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, नीचे से चलेंगे, जीरो से ऊपर उठने का कोशिश करेंगे, जीरो से ऊपर उठेंगे और हम लोग सेल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स लेंगे। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री है थोड़ा सा। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? केमिस्ट्री है कि हमारा जो लाइफ है ना वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? केमिकल से ही ओरिजिनेट हुआ है। हम लोग को ये थ्योरी पढ़ाया जाता है 12th में, इवोल्यूशन जो चैप्टर है 12th का, उसमें पढ़ाया जाता है कि लाइफ कहाँ से इवॉल्व हुआ है? केमिकल से इवॉल्व हुआ है। तो वो केमिकल्स क्या क्या रहे होंगे जिनसे लाइफ इवॉल्व हुए हैं, वो केमिकल्स बने कैसे हैं, उनके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में। किसमें पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल्स में। एक्चुअली जो सेल बना होता है ना, एक्चुअली जो सेल बना होता है वो बायोमोलिक्यूल से ही बना होता है। अच्छा, बायोमोलिक्यूल क्यों लिखा गया है? मॉलिक्यूल्स का मतलब तो समझते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके क्या बनाता है? एलिमेंट से मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ है? लाइफ के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल के बारे में जान लिया, सेल किस चीज का बना है ये भी जान लिया बायोमोलिक्यूल्स में। और इसके बाद अब जानना है सेल साइकिल एंड डिवीजन कि मतलब वो जो सेल है उसका डिवीजन कैसे होगा, सेल का डिवीजन कैसे होगा, कितने प्रकार से होगा, सेल जो है वो अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करेगा, ये सारा चीज देखेंगे हम लोग सेल साइकिल एंड डिवीजन में। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है यूनिट 4 में हम लोग को प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी जो सबसे बोरिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो इसका कोशिश करेंगे कि इसका भी एनिमेशन आपको प्रोवाइड करें और आपको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में जैसे हम लोग में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे हम लोग आसपास की दुनिया में, बाहर दुनिया में भी देखते हैं कि चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाना, इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का किसमें हो रहा है? प्लांट्स में हो रहा है। तो प्लांट्स में क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो सकता है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि पौधा जब लगाते हैं, पेड़ जब लगाते हैं तो पानी हम लोग जड़ में डालते हैं। तो पानी सिर्फ जड़ को तो नहीं चाहिए ना, पानी तो पत्तों को भी चाहिए। तो पानी वो जड़ से पत्तों तक कैसे आता है? वो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है पानी का। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में वही पढ़ेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में। आप लोग जानते भी होंगे कि फूड जो है वो कहाँ बनता है? ट्रीज के, प्लांट्स के लीफ में बनता है। तो लीफ, सिर्फ लीफ को तो नहीं चाहिए फूड,
फूड तो और स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए, ठीक है। तो उसका भी फूड का भी ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। तो प्लांट में वही ट्रांसपोर्ट देखेंगे, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, वाटर का ट्रांसपोर्ट देखेंगे और फूड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। और वो देखेंगे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू वो करता है और क्या क्या उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ये सारे चीज़ यहाँ पे जानेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में जानेंगे कि प्लांट को किस किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, किस किस प्रकार का मिनरल्स चाहिए। जैसे हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए और भी मिनरल्स चाहिए। तो प्लांट को भी उसी तरह से चाहिए न्यूट्रिशन, क्योंकि प्लांट भी तो लिविंग है, जितने भी लिविंग है उनको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो प्लांट भी चूंकि लिविंग है तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए, और उसको किस प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए वो हम लोग देखेंगे यहाँ चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में जानेंगे कि हायर जो प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं या हायर प्लांट उनको बोलते हैं ना जिनमें फ्लावरिंग होता है, फ्लावरिंग प्लांट को ही चूंकि हायर प्लांट बोला गया है, या फिर बड़े बड़े प्लांट्स को भी हायर प्लांट कह सकते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनमें फूड किस प्रोसेस से बनता है, प्लांट्स में फूड किस प्रोसेस से बनता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है। आप लोग को पता होगा, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा फूड बना पाता है प्लांट्स, ठीक है। तो वही देखेंगे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है उसके लिए, कौन सा जो स्पेक्ट्रम है सन का अलग अलग प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, कौन सा स्पेक्ट्रम प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जिसके द्वारा वो फूड सिंथेसिस कर पाता है। सारे मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, सारा प्रोसेस जानेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। यहाँ पे जानेंगे प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, मतलब रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग दो वर्ड में आप लोग को कन्फ्यूजन होता होगा, वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन का मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन और एनर्जी का जनरेशन। फूड का ब्रेकडाउन और एनर्जी का जनरेशन वो किसमें होता है, रिस्पायरेशन में होता है। तो जो प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए तो प्लांट को भी रिस्पायरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, वो डेवलपमेंट कैसे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में आते हैं। यूनिट नंबर हमारा जो लास्ट था 5 जो छूट गया था, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो भी देख लेते हैं कि उसमें कितने चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। यूनिट 5 में टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 5 में टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है। इसका जो पहला चैप्टर है, इसका पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दूसरा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। फिर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके बाद है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन भी बोलते हैं इसको, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये टोटल हमारा 22 चैप्टर हो गया। देखिए यूनिट 5 में टोटल 7 चैप्टर है। यूनिट 5 का नाम क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए फिजियोलॉजी वर्ड यहाँ पे भी आया था, देखिए यहाँ पे भी आया था, इसका मतलब नहीं बताएं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी फंक्शन, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी फंक्शन, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? बॉडी फंक्शन। हमारा बॉडी जिस तरह से काम करता है, हमारे बॉडी में जो जो फंक्शंस होते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? फिजियोलॉजी के अंदर। प्लांट्स के बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते होंगे, तो वो फंक्शन कहाँ पढ़ते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी में। और ह्यूमंस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन कहाँ पढ़ते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। पहला फंक्शन हम लोग डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन किस प्रकार से होता है, उस खाने में से, उस भोजन में से जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका ऑब्जर्प्शन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसमें, डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन में। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वसन क्रिया, श्वास लेना और छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना, ये होता है ब्रीदिंग, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज हमारे बॉडी से कैसे होता है, हम लोग ब्रीदिंग कैसे कर पाते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, और हम लोग के अंदर बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। बॉडी के अंदर का जो गैसेस एक्सचेंज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना बॉडी से और ऑक्सीजन का इनटेक करना, वो किस प्रकार से होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ यहाँ जानेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। देखिए फ्लूइड से आप लोग को कुछ पता चल रहा होगा, फ्लूइड कुछ पानी जैसा, लिक्विड जैसा, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जानेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड का कंप्लीट डिटेल जानेंगे और ब्लड का सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। जिसी में पढ़ेंगे हम लोग हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में जो जानकारी मिलेगी हमको वो इसी चैप्टर में मिलेगी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। और हार्ट और ब्लड के बारे में यहाँ पे जानेंगे, हार्ट किस प्रकार से काम करता है, हार्ट जो है ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से करता है, सारा चीज़ यहाँ पे जानेंगे चैप्टर नंबर 18 में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हमारे बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जिसको हम लोग यही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोला जाता है। जो गंदे मटेरियल बनते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसको बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। वो किस प्रोसेस से होता है, कौन कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होता है, वो पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पता चल रहा होगा कि हम लोग के बॉडी का लोकोमोशन कैसे होता है, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा कैसे पाते हैं, या कोई और अदर ऑर्गेनिज्म है तो वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा पाता है, और उसका बॉडी मूवमेंट कैसे करता है, बॉडी में क्या मैकेनिज्म है कि उसका हम लोग का हाथ इधर उधर हो रहा है तो ये मूवमेंट किस वजह से हो रहा है, वो सब इसमें जानेंगे। और इसमें सारा का सारा अपना स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे। हमारे बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं, सारा का नाम जानेंगे एक एक करके, ठीक है। फिर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोग अपने ब्रेन के बारे में जानेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम लोग जानेंगे केमिकल्स के बारे में कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा केमिकल्स पाया जाता है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, वो जानेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। ये कंप्लीट ओवरव्यू था टोटल 11th क्लास के चैप्टर का, कि इसमें टोटल 22 चैप्टर पढ़ना था और सारा का सारा हम लोग नाम देख लिए हैं। अब 12th का भी बता देते हैं, लेकिन 12th का भी नहीं बताएंगे, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कभी जब मौका मिलेगा तो 12th का बता देंगे। अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करना हो तो कॉपी में रहेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये चैप्टर जितने भी चैप्टर्स का नाम है, टोटल चैप्टर का नाम आप लोग को याद होना चाहिए, ताकि चैप्टर का जब नाम याद होगा तो आप लोग अच्छे से इसको डील कर पाओगे। बहुत सारा बच्चा का ऐसा होता है कि चैप्टर का नाम ही याद नहीं होता। जब चैप्टर का नाम ही याद नहीं रहता तो उनको पता ही नहीं चलता कि आगे पढ़ना क्या है। जब चैप्टर का नाम याद रहेगा तो आपको उत्साह बना रहेगा कि आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए पहले हम चैप्टर का नाम लिखवाएं। चैप्टर का नाम आप लोग के जवान पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे का काम शुरू करेंगे, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं।
आज दोस्तों चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग 12th का ही पूरा सिलेबस जान लेते हैं। 12th में कौन कौन सा चैप्टर है, कितना चैप्टर है। कितना चैप्टर आप लोग को तो मालूम ही है, 5 यूनिट है और उसमें टोटल 16 चैप्टर है। तो सारे चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 12th का भी टोटल डिटेल रहेगा, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को बोर्ड के लिए क्या क्या पढ़ना है, बोर्ड में किस तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, 12th में 5 यूनिट है। 12th में टोटल 5 यूनिट है। और चैप्टर टोटल 16 है। तो यहाँ पे यूनिट जो है यूनिट 6 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 5 यूनिट हम लोग 11th में देखे थे, 5 यूनिट हम लोग 11th में देखे थे, और यहाँ पे यूनिट 6 से स्टार्ट होगा। यूनिट 6 जो है यहाँ पे मतलब 12th क्लास का जो पहला यूनिट यूनिट 6 है, उस यूनिट में हम लोग को रिप्रोडक्शन देखना है। रिप्रोडक्शन यूनिट में 3 चैप्टर है, 4 चैप्टर है। रिप्रोडक्शन यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है। इसका पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, और इसका लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7, यूनिट 7 में टोटल आप लोग का 3 चैप्टर है। यूनिट 7 में टोटल 3 चैप्टर है। इस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें टोटल आप लोग का 3 चैप्टर है। इस यूनिट का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर है इस यूनिट में। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले यूनिट में 3 चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। सारा चैप्टर बच्चों लोग आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि जब चैप्टर याद होगा तब आप लोग को पता चलेगा कि आगे क्या करना है। जब चैप्टर ही नहीं याद होगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि आगे करना क्या है, और पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा। इसीलिए चैप्टर हम बोल रहे हैं कि याद होना चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, चाहे वो 11th का चैप्टर हो चाहे वो 12th का चैप्टर हो। सबसे पहले आप चैप्टर से याद करें। इसीलिए हम कुछ पढ़ा नहीं रहे पहले, क्योंकि सबसे पहले आपको चैप्टर याद करना है। अगर कुछ पढ़ाएंगे तो आप उस पर फोकस करेंगे कि नहीं, जो पढ़ाई हुआ है उसको पहले पढ़ लें। इसीलिए हम पहले चैप्टर्स का नाम लिखवा रहे हैं, ताकि आपको फोकस चैप्टर्स पे बने, चैप्टर्स आप अच्छे से याद कर लें पूरा का पूरा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है टोटल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दूसरा चैप्टर पढ़ना है स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट in food
प्रोडक्शन। और लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, लास्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बस नेक्स्ट यूनिट आएगा हमारा यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 वाले यूनिट में 2 चैप्टर है हमारा। 9 यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पे हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पहला प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और लास्ट यूनिट है यूनिट 10। लास्ट यूनिट है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। लास्ट यूनिट कौन सा है? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। लास्ट यूनिट हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग को टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। इसका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस यूनिट का पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा चैप्टर है इकोसिस्टम। तीसरा चैप्टर है इस यूनिट का बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और लास्ट चैप्टर हमारे इस 12th सिलेबस का है, जो है इन्वायरमेंटल इशू। टोटल 16 का 16 चैप्टर यहाँ पे लिख दिए हैं। हर चैप्टर के बारे में को एक व्यू दे देते हैं कि क्या क्या हर चैप्टर में करना है। पहला चैप्टर आप लोग को दिख रहा है रिप्रोडक्शन। पहले यूनिट में पहला चैप्टर दिख रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, छोटे से बड़े ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबके बारे में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन का कितना प्रोसेस होता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, वो जानेंगे पहला चैप्टर में। दूसरा चैप्टर में जानेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, जो फूल देने वाले पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं फूल देने वाले, उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, वो तो दिया गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हर प्लांट्स का एक अपना अपना अलग अलग मैकेनिज्म होता है, तो वो मैकेनिज्म किस तरीके से वो प्लांट्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे कि हमारे अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वाले चैप्टर में। 3 चैप्टर में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होता है, किस प्रकार से वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, कब कब फॉर्म होते हैं, सब चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। इसके बाद पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग अपने बारे में ही पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हेल्थ प्रिकॉशंस हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट हमारा यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें पहला चैप्टर इस यूनिट का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जीन जो है, या फिर हम लोग देखते होंगे, कहते होंगे कि मम्मी के जैसा कोई किसी बच्चे को देख के कह देते हैं कि मम्मी के ऊपर गया है, किसी बच्चे को देख के कह देते हैं कि पापा के ऊपर गया है, कुछ लोग मामा के ऊपर गया, कुछ लोग नाना के ऊपर गए, कुछ लोग दादा के ऊपर। तो ये सब क्यों कह पाते हैं हम लोग? क्योंकि उनके कैरेक्टर हम लोग को उसमें दिखता है। उनके कैरेक्टर या उनका जो फेस का ढंग है या उनका जो चलने का ढंग है, उनका जो किसी प्रकार का जो कैरेक्टर है जो मम्मी पापा में दिखता है, वो बच्चों में कैसे चला जाता है, उसी बेसिस पे या फिर चला जाता है वही कैरेक्टर, उसी बेसिस पे कहते हैं कि मम्मी पे गया है, कि पापा पे गया है, कि दादा पे गया है, कि नाना पे गया है। ठीक है, तो वही जानेंगे कि वो कैरेक्टर्स जो है मम्मी पापा से बच्चे में कैसे चला जाता है, या वो कैरेक्टर दादा दादी से मम्मी पापा में, मम्मी पापा से
कहाँ, बच्चे में कैसे चला जाता है, वही ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स देखेंगे और किसके थ्रू चला जाता है, कौन कौन सा चीज़ इन्वॉल्व होता है उसमें, वो सब जानेंगे कहाँ, यहाँ पे जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जानेंगे कि वो जो इनहेरिटेंस, या इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, तो जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स किस चीज़ के थ्रू जा रहा है, और जिस चीज़ के थ्रू जा रहा है उसका मोलिकुलरिटी मतलब कि मोलिकुलर लेवल कैसा है, या किस बेसिस मतलब किस प्रकार से वो बना हुआ है, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, हम लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए आरएनए के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। इसके बाद इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि हम लोग का उत्पत्ति मतलब पहले जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति होने के बाद धीरे धीरे करके डेवलप हुए हैं, तो हम लोग किस प्रकार से डेवलप हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बंदर के प्रजाति से आते हैं, बंदर के जैसा मतलब बंदर, पहले हम लोग बंदर हुआ करते थे, धीरे धीरे इंसान बन गए, तो वो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ है, उसी को जानेंगे यहाँ पे इवोल्यूशन में, क्या क्या प्रोसेस हुए हैं, लाइफ का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, अर्थ का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, वो सब जानेंगे इवोल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में देखना है हम लोग को 3 चैप्टर। पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हम लोग का क्या हेल्थ है और हम लोग में बीमारियां कैसे होती है, उस बीमारी का प्रिकॉशन क्या है, उस बीमारी को कैसे ठीक करना है, सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक टॉपिक और जानना होता है ड्रग्स अब्यूज के बारे में, अल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स अब्यूज के बारे में जानना होता है, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल किस तरह से अब्यूज माना जाता है, वो सब जानेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। इसके बाद जाना है स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कौन कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है, कौन कौन सा हम लोग को प्रयास करना है जिससे फूड प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट हो जाए। फूड प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज़्यादा फूड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करते हैं जितना फूड अवेलेबल है उसी में हम लोग इन्हांसमेंट करने का, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि उस फूड का किस तरह से बढ़ाया जाए, उस फूड को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, क्या क्या स्ट्रेटजी है उसके लिए, क्या क्या हमारे पास प्रयास हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखेंगे कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, माइक्रोब्स किनको बोलते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो हमारे लाइफ में किस तरह से इन्वॉल्व है, हमारे लाइफ में किस तरह से इन्वॉल्व हैं, किस प्रकार से हम हमारे लाइफ में वो हेल्प करते हैं हम लोगों का, और किस तरह से नुकसानदायक है। ज़्यादातर हम लोग को इसके हेल्प के बारे में ही जानना है कि किस तरह से हेल्पफुल होते हैं हमारे लाइफ में, नुकसानदायक किस प्रकार से, वो इसमें ज़्यादा नहीं जानना है, वो इसमें जानना है। यहाँ पे क्या जानेंगे, माइक्रोब्स जो है हमारे वेलफेयर में, ह्यूमन वेलफेयर में हमारे लाइफ में किस तरह से इन्वॉल्व होता है और किस तरह से वो हमको फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास करता है, ठीक है। कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जानेंगे, बायोटेक्नोलॉजी आजकल तो पूरा दुनिया के चरम सीमा पे है बायोटेक्नोलॉजी, इसका हर उत्तम प्रयास, अथक प्रयास किया जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे जीन के बारे में, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, और डीएनए में किस प्रकार से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है वो पढ़ेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और फिर बायोटेक्नोलॉजी में जो मॉडिफिकेशन किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो मॉडिफिकेशन किए हैं डीएनए में, जीन में जो मॉडिफिकेशन किए हैं, उस मॉडिफिकेशन के किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस और प्रिंसिपल, किन किन प्रोसेस से किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी, जीन में मॉडिफिकेशन, डीएनए में मॉडिफिकेशन, और यहाँ पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन। नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट यूनिट हमारा लास्ट यूनिट है 12th चैप्टर का, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पे 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। यहाँ पे जानेंगे कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन के बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम में इसके बड़े लेवल का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का बड़ा जो लेवल होता है, बहुत सारा पॉपुलेशन मिला दो, और साथ में बाहर का जो फैक्टर्स होता है, बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, वो इन्वायरमेंट और बहुत सारा पॉपुलेशन एक साथ मिला के सब एक साथ इंटरेक्शन में आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं एक इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। एबायोटिक फैक्टर जो हमारे इन्वायरमेंट में आसपास से मौजूद है, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और हम लोग जैसे कोई भी एनिमल्स है वो उस वाटर, टेम्परेचर, एयर से किस प्रकार से रिलेटेड हैं, क्या रिलेशन है उनका, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, वो जानेंगे इस इकोसिस्टम में। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों का फैलाव कितना है, पूरे अर्थ पे कितने जीव फैले हुए हैं, कितना स्पीसीज है, और उस स्पीसीज में से बहुत सारे स्पीसीज ऐसे भी हैं जो खत्म होने वाले हैं, इंडेंजर हैं,
दुनिया से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए वो पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फिर पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशू में, यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंटल इशू में पॉल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, और भी होता है एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, ये सब के बारे में जानेंगे। और उसका मतलब हम लोग को रख रखाव कैसे करना है, पॉल्यूशन कम कैसे करना है, पॉल्यूशन को कम कैसे किया जाए, पॉल्यूशन का रोकथाम कैसे किया जाए, सब चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंटल इशू में। तो आज का वीडियो हम यहीं पे पॉज करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट डे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हम फिर से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि सारा का सारा चैप्टर का नाम आप लोग को याद होना चाहिए, 11th का चैप्टर और 12th का चैप्टर। आशा करते हैं कि आज आप लोग पूरे चैप्टर को रट जाइएगा, पूरा चैप्टर आप लोग को याद हो जाना चाहिए। जब कल से हम जब पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग के मन में ये ख्वाहिश होना चाहिए कि नहीं आगे हमको और पढ़ना है, ये चैप्टर है आगे वाला, इस चैप्टर में पता नहीं क्या क्या है। जब चैप्टर का नाम याद रहेगा तो आपके अंदर वो जिज्ञासा रहेगा कि आगे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें अच्छे ढंग से। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये तो मस्ट बनता है आप लोग का वीडियो का लाइक करना, और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त सभी जो हैं वो भी इससे लाभ ले सकें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।